हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला। सभी मित्रों को नमस्कार। एक बार फिर से मैं ऑनलाइन आया हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए। इस बार मैं सैडोलिया ग्रुप में आया हूँ। इस ग्रुप में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो एजुकेशन से भी हैं, बहुत से पेरेंट्स भी हैं। सो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं 10th फिजिक्स, 11th 12th नहीं, जेई नीट नहीं, 10th फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ ऑनलाइन, जो मैंने यूट्यूब में भी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी डिटेल देख लीजिए। शुक्ला क्लासेस टाइम्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जेई और नीट के लिए, 9th to 12th। ठीक है, 11th और 12th, बेसिकली मैं 12th की क्लास ज़्यादा ले रहा हूँ, 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चे 11th पढ़ चुके हैं तो उनको 12th की बहुत नीड है। बोर्ड एग्जाम भी है, जेई और नीट भी नेक्स्ट ईयर होने हैं। अभी तो इस साल का जेई और नीट भी नहीं हुआ है ड्यू टू कोरोना। ठीक है, सो चलिए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल है मेरे स्कूल के बारे में, अबाउट टाइम पब्लिक स्कूल टीपीएस, जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। चलिए अब बनाते हैं टॉपिक पे। तो मैं 10th फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूं, उसका 2 वीडियो हो भी चुका है, अपलोडेड है यूट्यूब में। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे दूर दराज के हैं, गांव अंचल एरियाज के हैं, जिनके यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है ट्यूशन्स की, अच्छी स्कूलिंग की, प्लीज़ मेरे वीडियो शेयर करिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। 10th, 11th, 12th ये तीनों क्लासेस मैं टीच कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10th में हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों अभी सिर्फ मैंने यही टॉपिक स्टार्ट किया है 10th में। 12th में मैंने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में स्टार्ट किया है सॉल्यूशन चैप्टर, जो अप्रॉक्स 50% हो भी गया है। ठीक है, बट 10th का ये टॉपिक है अभी फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इसके पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया था अबाउट करंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इजीली पढ़ सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ जी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये पढ़ा चुका हूं पहले। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज का फॉर्मूला। बच्चों इसके पहले के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे यूट्यूब में। शुक्ला क्लासेस टाइम्स, ये बार बार मैं आपको स्क्रीन, आप इसे देख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए शुक्ला क्लासेस टाइम्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन, हाँ जी, तो इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको चार्ज का सिंगल फॉर्मूला है पूरे फिजिक्स में, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इंटीजर नंबर है वो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देन मैंने पढ़ाया था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो बच्चों ये सब हो चुका है। ठीक है, अप्रॉक्स ये टॉपिक 50-60% हो चुका है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूं, मैं रिवाइज करा रहा हूं। जिन पेरेंट्स के बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं फेसबुक पे आया हूं। ठीक है, जिनको पता नहीं है टाइम्स के बारे में, लास्ट 15 ईयर से मैं क्लासेस ले रहा हूँ शेड्यूल डिवीजन में, और सिंगल इंस्टीट्यूट है टाइम्स जिसने अभी तक सिलेक्शंस दिए हैं आईआईटी, जेईई और नीट में। शेड्यूल में अभी, शेड्यूल डिवीजन में अभी किसी और संस्था ने जेईई और नीट में सिलेक्शंस नहीं दिए हैं। एम्स, इवन एम्स में भी मेरा एक बच्चा एम्स में पढ़ रहा है, 4th ईयर में है, डॉक्टर अरुण कुमार दास, आप पता कर सकते हैं, शेड्यूल से है। शेड्यूल केवी का स्टूडेंट था, टाइम्स का स्टूडेंट था 11th 12th। उसने फ्रेशर क्रैक किया था, ना कोई कोटा ना कोई इंदौर, और अभी 4th ईयर में पढ़ रहा है।
रायपुर एम्स में है। एम्स सबसे टफ एग्जाम होता है इंडिया का मेडिकल में, मेरे बच्चों ने वो भी किया है, कुछ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 10th रैंक भी आ चुकी है MPPMT में, ठीक है, 8 years एगो। BHU में भी सिलेक्शन हो चुके हैं, BHU में भी। AFMC एक एग्जाम होता था, वहाँ भी एक बच्चा मेरा क्रैक कर चुका है एग्जाम, सौरभ कांत मिश्रा। तो बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। जेई में तो एवरी ईयर बच्चे हो रहे हैं, लास्ट ईयर भी हुए थे, इस साल भी कई बच्चों ने अच्छा किया है जेई मेंस में। अनफॉर्चुनेटली अभी बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाए ड्यू टू कोरोना कोविड-19। तो थोड़ा आपको मैं डिटेल दिया हूँ, ठीक है, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, टाइम्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है। चलिए, सो V इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू RI हम पढ़ चुके हैं, IR, इसी को बच्चों हम बोल सकते हैं RI, क्लियर है, या IR पोटेंशियल। V वेयर V पढ़ा चुका हूँ, वेयर V पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे वेयर V पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। R क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस, और I क्या है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बच्चों इसके पहले हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ की कुछ कंडीशंस हैं, वो आप सुन लीजिए। ओम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटालिक कंडक्टर। बच्चों ओम्स लॉ केवल मेटालिक कंडक्टर के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है। और फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा बच्चों, अबाउट हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, अबाउट रेजिस्टेंस, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो V इज इक्वल टू IR, फॉर्मूला आया ओम्स लॉ से, सो R इज इक्वल टू V बाई I। अब बच्चों में आगे बढ़ना, तो यहां से एक बात क्लियर होती है, यदि हम यूनिट फाइंड करें, यूनिट को फाइंड करें, इकाई को ज्ञात करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को बच्चों ओम बोला गया था, ठीक है। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। बच्चों प्रतिरोध की इकाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, जिसका सिंबल होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस। ओम को शो करते हैं कि सिंबल है ओम का, क्लियर है बच्चों। सो SI यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। समझ नहीं आ रहा है लाइफ कैसे चल रहा है। हाँ जी, अपीयर नहीं कर रहा, इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लाइव तो शो कर रहा है बट चलिए देखते हैं। हाँ बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे, इसके आगे हम बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या है, बच्चों रेजिस्टेंस हमको पता है, ध्यान से सुनिएगा, मेटल्स या कंडक्टर्स में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द मेटल और कंडक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। कंडक्टर के अंदर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल्स में करंट फ्लो होती है, मेटल्स में करंट फ्लो होती है, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बच्चों कोलिजन्स होते हैं, ये आपस में टकराते हैं, रैंडम मोशन होती है इनमें,
आपस में ये टकराते हैं। रैंडम मोशन मीन्स किधर भी मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपस में इनमें कोलिजन होता है बच्चों, आपस में इनमें क्या होता है, कोलिजन्स होता है। सो बच्चों उस कोलिजन की वजह से जो इनकी मूवमेंट होती है, थोड़ा सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, यदि इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है बच्चों वो कम हो जाएगी, वो अफेक्टेड होगी, उस मोशन पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, उस मोशन का प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रिटार्डेड हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, और उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बच्चों कोई सा भी फैक्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस कोई सा भी फैक्टर हो सकता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को रोकने का प्रयास करे, ट्राई टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको ओम्स ने एक्सप्लेन किया था, और उसका सिंबल है, इसको डिनोट करते हैं बाई आर इज इक्वल टू वी बाई आई। सो ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा, ओम्स लॉ। हमने पिछले क्लास में इसका ग्राफ भी पढ़ा था, ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, इसके पिछला वीडियो देखिए यूट्यूब में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से नोट करेंगे, थोड़ा फास्ट चलें। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बच्चों देखिए, रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला तो 12th की फिजिक्स में है, ठीक है बच्चों, ये होता है रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला, बट मैं 10th वाले बच्चों से बोलूंगा कि आपके सीबीएसई में नहीं है, मतलब नॉट इन सिलेबस, ये 12th में है, ठीक है बच्चों, ये सिलेबस में आपके नहीं है। जिनको एनटीएससी एग्जाम देने हैं, केवीपीवाई, उनको ये पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये नहीं पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा। क्लियर बता रहा हूं आपको मैं। एनटीएससी, केवीपीवाई आप एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देंगे यदि 10th लेवल में, एनडीए वगैरह, तो वहां पे क्वेश्चन इससे आते हैं, और आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान देना है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली ऑफ एरिया। तो बच्चों यहां से आपको दिखाई पड़ रहा है रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। बच्चों यहां आपको दिखाई पड़ रहा है, हटा रहा हूं मैं इसको। तो बच्चों यहां से आपको दिख रहा है कि पहला फैक्टर हुआ, रेजिस्टेंस को कौन अफेक्ट करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध बच्चों लेंथ पर भी निर्भर करेगा, ठीक है, लेंथ पर भी निर्भर करेगा। सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब if value of length increases then resistance also increases, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, ये समझ आ रहा है। डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का मतलब जिनको नहीं पता है, जो 9th वाले बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैं 10th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, 12th की नहीं, ठीक है, 10th फिजिक्स सीबीएसई। हाँ बच्चों, तो लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों ये होता है, सपोज करिए ए और बी 2 क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इफ बी इंक्रीजेस देन ए आल्सो इंक्रीजेस, इफ बी डिक्रीजेस देन ए आल्सो डिक्रीजेस, मतलब दोनों एक साथ चेंज होंगे, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, और हमेशा ग्राफ क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये। अब
इसमें रेशियो भी हम बना सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, L1 अपॉन L2 रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्लियर हुआ। इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल अपॉन फाइनल। लेकिन बच्चों समझिए, इनवर्सली यदि होगा तो फिर ये रेशियो नहीं आएगा, बट इनवर्सली नहीं होता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ जितनी ज्यादा रखेंगे आप, रेजिस्टेंस भी मटेरियल का उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हुआ। ऑफ कंडक्टर, इसमें क्या खास है, रेजिस्टेंस इनवर्सली ऑफ एरिया। 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे जो घर में हैं, जो भी ऑनलाइन हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करेंगे जिससे 10th तक के बच्चे जान सकें कि शेड्यूल में भी क्वालिटी क्लासेस चल रही हैं। बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, लास्ट 15 ईयर से हम टीच कर रहे हैं, बच्चों को जेई और नीट पढ़ा रहे हैं, 11 12 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस इनवर्सली ऑफ एरिया, ठीक है बच्चों। इनवर्सली का मतलब क्या है, एरिया यदि बच्चों बढ़ेगा, न्यूमेरिकल्स में एरिया यूज होगा कई बार वायर के लिए, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है बेटा, रेडियस, ठीक है। एरिया यदि इंक्रीज होगा, इफ एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, देन क्या होगा बच्चों, समझेंगे। एरिया यदि इंक्रीज होगा देन क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये बात आप अच्छे से बच्चों समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली है। क्लियर है बच्चों, इनवर्सली है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़े, ठीक। रेशियो आप बना सकते हैं R1 अपॉन R2, सॉरी तो लेंथ का हुआ। हाँ बच्चों, लेंथ में हमने क्या पढ़ा था, हमने लेंथ में भी कुछ देर पहले पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट एरिया, इसमें एरिया में क्या होगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो A2 बाई A1। क्लियर है, ध्यान से देखिए, रट्टा मार स्टडी मत करिए, ठीक है। चाहे आपको फ्यूचर में मेडिकल में जाना हो, इंजीनियरिंग में जाना हो, यूपीएससी करना हो, एमएससी करना हो, एमए करना हो, रट्टा मार स्टडी बेटा मत करिए, उससे अच्छे रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। मेरे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों को परसेंटेज की ओर न भगाएं, परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि बच्चा हमारा किसी स्कूल में 95% लाया है मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बच्चे का बेस कितना क्लियर है, साइंस और मैथ्स सोशल कितना क्लियर है, उसे कितना नॉलेज है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग टीचिंग में इतने सालों से हैं, ठीक है, तो हमारा ये एक्सपीरियंस है, इसलिए प्लीज पेरेंट्स इस बात को जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे कंसेप्ट। हाँ जी, तो एरिया इनवर्सली है रेजिस्टेंस के, बच्चों रेडियस भी इनवर्सली हो सकता है, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। समझेंगे, एरेस्ट कर रहा हूं मैं इसे, दूसरे पेज में आते हैं। आर इनवर्सली ऑफ एरिया, सो आर इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल अपॉन इनिशियल। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। अब बच्चों मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, यदि आप 12th में होते तो मैं सीधे कूद जाता मतलब बेटा बोर्ड में नहीं कूद जाता, ठीक है, स्टेप गायब कर देता, ठीक है। A2 को ले सकते हैं पाई R2 स्क्वायर, दीज टू वैल्यू घुसिंग इनटू द इक्वेशन 1, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर, ठीक है। सो R1 अपॉन R2 10 है, इनपुट करिए, याद किया आने लगी। हाँ जी, क्लियर बच्चों। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1, इनिशियल अपॉन फाइनल इज इक्वल टू फाइनल स्क्वायर अपॉन इनिशियल स्क्वायर। R1 R2 क्या है बेटा, रेडियस है, ये है इनिशियल रेडियस
बच्चों न्यूमेरिकल्स में काम पड़ेगा, रट्टा मत मारिए। फाइनल रेडियस, हाँ बच्चों डायमीटर भी दे सकता है, डायमीटर भी दे सकता है, क्योंकि डायमीटर और रेडियस आपस में रिलेशन होते हैं, पता है ना, इन दोनों में रिलेशन होता है। डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या का, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इजीली पढ़ सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बेसिक्स हैं ये। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। कैमरा तो विजिबिलिटी तो है ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा मैंने और लाइट्स ऑन की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इतना क्लियर हो गया। हाँ, थर्ड फैक्टर है बच्चों, थर्ड फैक्टर नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, ध्यान देंगे बुक्स में कई बार नहीं दिया रहता है। नेचर ऑफ मटेरियल अच्छी बुक्स में है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति। बच्चों इसका ये क्या है, लाइट्स बच्चों मुझे बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज लाइट्स के कारण क्या है, लाइनिंग्स आ रही हैं थोड़ा थोड़ा, सो लाइट सही नहीं है। हाँ जी अभी ठीक है। चलिए, सो नेचर ऑफ मटेरियल बच्चों ये क्या है, हम पढ़ चुके हैं 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। कौन कौन? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और बैड कंडक्टर विच इज नोन एज इंसुलेटर। चालक, अर्धचालक, कुचालक। जो लोग अभी ऑनलाइन आए हैं, शुक्ला क्लासेस टाइम्स यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें पूरे वीडियोस देखने के लिए। 9th 10th 11th 12th जेईई नीट, ठीक है, पूरा आपको क्वालिटी मिलेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, शेड्यूल में ही आपको ये सारी चीजें अवेलेबल है। मेरा रिक्वेस्ट है अपने टैलेंट पे भरोसा करिए। आज जो बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत दुख है। कम से कम 2-3 लाख बच्चे कोटा में इस वक्त फंसे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, और कोरोना का बहुत अधिक प्रकोप राजस्थान में भी है। पेरेंट्स बहुत टेंशन में हैं, कुछ शेड्यूल के मेरे स्टूडेंट भी टेंशन में हैं। उनके पेरेंट्स ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया। जो भी जहाँ हैं अपने आप को सुरक्षित रखिए, भीड़ में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और अभी खतरा इंडिया में बढ़ गया है। खासकर जो बच्चे इंदौर में हैं, इंदौर में जो भी वो वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों इंदौर में यदि आप हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इंदौर में बहुत तेजी से फैल रहा है, फैल चुका है भी, ठीक है। खाने पीने पे भी फोकस मत करिएगा, जो भी आपको मिले आप वही खाना खाइए इस वक्त, ठीक है, क्योंकि इसमें जान है बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से लोग फंसे हुए हैं इंदौर में शहडोल डिवीज़न से। चलिए, तो इंसुलेटर में क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, और इसमें होते हैं मिनिमम, नेग्लिजिबल नहीं होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमी कंडक्टर्स की अलग स्टोरी है, वो 10th में नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते हैं सेमी कंडक्टर्स में। बच्चों ये आपको समझ में नहीं आएगा, 10th में नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस होता है मिनिमम। ध्यान से समझेंगे बच्चों, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, ये बात समझेंगे, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस मैंने एरो नीचे करने का मतलब बच्चों मिनिमम, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर्स का मिनिमम क्यों होता है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली मूव करते हैं उसकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है? मैंने लाइट्स कम ऑन की हैं जिससे बोर्ड की विजिबिलिटी अच्छी रहे। हाँ जी, ठीक है। ये इसका डिटेल 12th में है, जेईई नीट में है, 10th में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंसुलेटर्स में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है
इसीलिए आपको पता है लकड़ी, वुड, लड़के नहीं भैया, लकड़ी, लकड़ी, ठीक है, कॉटन, इन सब से बच्चों करंट फ्लो नहीं होती कभी भी, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। दीज आर बैड कंडक्टर्स, दीज आर बैड कंडक्टर्स। क्लियर है? ठीक है। सो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस मिनिमम है, मतलब करंट इजीली फ्लो होगी, क्योंकि बच्चों R इज इक्वल टू होता है V/I। बेसिक्स अच्छा करिए, रट्टा मत मारिए। रेजिस्टेंस और करंट भी इनवर्सली होते हैं। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है, सो करंट इजीली फ्लो होगी, जबकि इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ठीक है, इसलिए इंसुलेटर से करंट इजीली फ्लो नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, काफी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फोर्थ फैक्टर है ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बच्चों चौथा फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप 12th में पढ़ेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, NTSC की कुछ बुक्स में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा कांस्टेंट है, वो आप नहीं जान पाएंगे अभी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नाम है इसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और T क्या है, टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस। बट बच्चों ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप 10th CBSE में हैं या स्टेट बोर्ड में हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में है, ठीक है। बट मैंने NTSC एग्जाम के लिए बता दिया है, जो चीज की स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, अब आते हैं कंसेप्ट में। बच्चों कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो बच्चों इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ध्यान से सुनिएगा, फॉर कंडक्टर्स, बच्चों एक सेकेंड पी लूं पानी, गाना नहीं गा रहा हूं, हाँ जी। दस सेकेंड और थोड़ा वेट करिए। बच्चों थोड़ा वॉइस रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉब्लम तो है थोड़ा सा मेरे साथ। हाँ जी, हाँ समझिए। तो बच्चों जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध भी बढ़ता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, किसके लिए होता है, चालकों के लिए, फॉर रेजिस्टेंस। अब बच्चों इसका रीजन क्या है, अब रीजन तो आपको समझाना थोड़ा मुश्किल है, अभी 10th में इतना डिटेल नहीं है, इतना ही है, फिर भी समझ लीजिए। कंडक्टर्स में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, बच्चों पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है। बच्चों टेम्परेचर का मतलब होता है हीट एनर्जी देना, हीट एनर्जी देना, ऊष्मा ऊर्जा देना। तो जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे, कंडक्टर को या मेटल को गर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। और बच्चों 9th की फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, एनर्जी, हीट एनर्जी यदि मिलेगी, ठीक है, आप जहां बैठे हुए हैं, यदि कोई आग लगा दे जहां आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब आप वहां से भागेंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि पीछे आग लग जाएगी पिछवाड़े में, ठीक है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे भैया कोई आग लगा देगा, मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी देगा कोई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनकी, घर में आग लगेगी तो क्या बैठे रहोगे मूवी देखते कि भागोगे, भागोगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी
इंक्रीज होगी तो इनमें आपस में क्या होगा बच्चों, कोलिजन होगा, संघट्य होगा। कोलिजन मीन्स टकराना, ठीक है। अभी टकराएंगे, ठीक है, तो इनका जो मोशन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है बच्चों, वो रिटार्ड होगी, वो अवरुद्ध होगी। रिटार्डेड मीन्स अवरुद्ध होना, रुकना, प्रभावित होना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स ठीक से यदि मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट की वैल्यू बच्चों, कॉमन सेंस की बात है, डिक्रीज होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो रीजन क्या है बच्चों, हीट एनर्जी देने से, ध्यान से सुन लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होगी। हीट एनर्जी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स धक्कापेल भागेंगे तो उनमें टकराहट होगी, कोलिजन होगा, जिससे उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का भी कंसेप्ट है, बट आपके वो कोर्स में नहीं है, 10th में बच्चों वो नहीं है, इसलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेकार का ड्रामा है, झूठी कहानी है। हाँ जी, हेडिंग कर लेंगे, देख लेंगे। रेजिस्टिविटी। बच्चों मेरी राइटिंग बहुत खराब है, राइटिंग देख के मत हंसेंगे, ठीक है, लिखा सही है, ठीक है। रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, हिंदी मीडियम में इसका नाम है पति नहीं प्रति, प्रतिरोधकता। हाँ जी, पति भी वैसे एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। चलिए, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और डिनोट करते हैं भाई रो। बच्चों इसको रीड करते हैं रो, पी नहीं है, ठीक है, रो है, इसको रो रीड करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अब ये क्या है भाई, अभी हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, अब ये कौन बीच में कूद गया, विलन। अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। हाँ जी, तो बच्चों फिल्मों में ट्विस्ट तभी तो आता है, हीरो हीरोइन के बीच सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो बीच में आ जाता है ट्विस्ट, विलन। तो बच्चों वी नो दैट, हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं, जो नहीं जान पाए हैं, नहीं ध्यान दिए हैं, वो भी लिख लें, वी नो दैट, कोई इश्यू नहीं है। ये एक लिखने की टेक्निक होती है एग्जाम में, वी नो दैट। जिन बच्चों को नहीं पता होता है, चीटिंग करते हैं, वो भी लिखते हैं एग्जाम में, वी नो दैट। हाँ जी, सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली ऑफ एरिया, इक्वेशन 2। बच्चों ये हमने 2 मिनट पहले पढ़ा है, जुम्मा 2 मिनट हुए हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऑफ लेंथ इनवर्सली ऑफ एरिया। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। यदि हम इन दोनों को बच्चों कंबाइन कर दें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी भी देखिए अच्छे से, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और ये दोनों इनवर्सली हैं, ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं। सो ये हो गया आफ्टर कंबाइनिंग, 1 और 2 को कंबाइन करने पे, ठीक है। अब साइंस में कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो
कोई कांस्टेंट आता है बच्चों, बहुत इजी है, कांस्टेंट आता है, तो यहां पे आता है रो, विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी बच्चों, जिसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है। देखो मगर प्यार से ब्लॉक कर लीजिए, प्यार से। समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, लाइक करिए, ना समझ में आ रहा हो तो मन में गाली दीजिए, पब्लिकली गाली मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं, गाली देना अच्छी बात नहीं है। अभी रामायण में देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, इसलिए जब आदमी रामायण देखता है तो बहुत कुछ सीखता है और उसके एक हफ्ते बाद सब भूल जाता है। चलिए, हाँ जी, ठीक है। सो यहां से हमने डिराइव किया R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, इसको ब्लॉक कर लीजिएगा, अच्छे से देखिए, बहुत इजी है। कोई सा वर्जन याद करिए, मुझे तो याद रहता है रो एल बाई ए, आर ए बाई एल याद नहीं रहता, रो एल बाई, हमारा ब्रेन ज़्यादा सिंपल चीज़ों को याद रखता है। ए फॉर वेयर ए रेजिस्टेंस, सॉरी, ए फॉर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्लियर है, आर रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये, समझ रहे हैं? हाँ जी, कैमरा तो ऑन है, मैं थोड़ा कैमरा ही देख रहा था। हाँ जी बच्चों, तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, समझेंगे। बच्चों इसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं 10th क्लास को ध्यान रख के ही टीच कर रहा हूं। डेफिनेशन, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, छोड़ेगा जब तक मेरा दम तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। हाँ जी, देखिए देखिए देखिए, हाँ क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ बच्चों मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बोलिए बच्चों, मैंने एल को, लेंथ को 1 लिया और एरिया को भी 1 लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, दोनों मैंने 1 लिया, तो यहां से बच्चों डेफिनेशन क्या आ जाएगी, आप थोड़ा सा सोचिए, डेफिनेशन क्या आ जाएगी बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। बच्चों ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन में जब हमने लेंथ को 1 ले लिया, एरिया को भी 1 ले लिया, तो डेफिनेशन में उसको क्या रीड करते हैं, यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, एकता, एक, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, समझे आप? बस और कुछ नहीं करना है, ध्यान से मेरी बात समझिए, समझ रहे मैंने क्या बोला? लेंथ को मैंने 1 ले लिया, एरिया को मैंने 1 ले लिया, ध्यान से बात समझिए, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, दिख रहा है, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, ठीक है, विजिबिलिटी सही है बॉस? हाँ जी, क्लियर हुआ ये, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर। यहां से बच्चों कंक्लूजन क्या आया कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। कब? जब लेंथ को 1 ले लिया गया और एरिया को 1 ले लिया गया, ठीक है, आई बात समझ में? डेफिनेशन लिखी हुई है, क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है? अब बच्चे की जान लोगे क्या, और क्या करूं? क्लियर है ना? लेंथ को 1,
एरिया को 1, क्लियर। अब डांस थोड़ी करूँगा ऑनलाइन, वो तो क्लास में करता हूँ, जो क्लास में झेलते हैं। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी झेल चुके हैं, रिसेंट भी झेल रहे हैं। बच्चों डांस पढ़ाते समय क्लास में करता हूँ, ऑनलाइन नहीं करूँगा। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि सर बहुत बोर करते हो यार फेसबुक में, यूट्यूब में, आप क्लास ऐसे नहीं पढ़ाते हो हंस आके। तो भैया पेरेंट्स से मार नहीं खानी है, गरीब आदमी हूँ, ठीक है, चलिए, इसलिए मैसेज ऐसे मत किया करो। हाँ जी, सो रजिस्टिविटी क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में नहीं आया होगा, बता रहा हूं, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। भाई यहां मिलेगा लेकिन जवाब है, वो मूवीज में नहीं मिलता है, ठीक है। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। ओम का सिंबल क्या होता है बच्चों, ठीक है। इसकी यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर मीटर, समझ रहे हो, लेंथ मीटर कैंसिल, हर छोटी बात बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा ओम मीटर, ठीक है, क्लियर है। ओम मीटर किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है, इकाई है। और ओम शांति ओम रेजिस्टेंस की यूनिट सभी लोग जानते हैं। लेकिन बच्चों ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस क्या है समझेंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया और रेडियस। हाँ, सबसे बड़ा लोचा, अब समझिएगा बच्चों, इस फॉर्मूले को जब कोई अच्छी निगाहों से देखेगा तो इस फॉर्मूले को देख के लगेगा, क्या लगेगा, बोलिए ना, क्या लगेगा, ये लगेगा रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन एरिया एंड डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्योंकि इसके फॉर्मूले में है। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी जो दिखता है वो झूठ होता है, वो पाप होता है, घोर पाप। तो रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। अब बच्चों इसका रीजन क्या है, अब एक्चुअली रीजन बच्चों अब 10th में नहीं है, बट मैं आपको समझा दे रहा हूं। बच्चों रेजिस्टिविटी का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है m/n² टाउ, टाउ मत करो आउ, टाउ एक्चुअली टाइम है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन 12th में है। हाँ, बट कई बच्चे पूछ लेते हैं क्लास में, इसलिए मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, क्या, रो इज इक्वल टू m/ne² टाउ। m क्या है मास, n क्या है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये 12th में है। इस फॉर्मूले में ना ही लेंथ है ना ही एरिया है, नीदर L नॉर A, लेंथ और एरिया दोनों नहीं है। तो इस फॉर्मूले से क्लियर होता है कि रेजिस्टिविटी, तो ये आप अच्छे से लिखेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। अब बच्चों एरिया बोल दिया तो उसमें रेडियस भी आ गई या डायमीटर भी आ गई, क्योंकि एरिया का रिलेशन किससे होता है, रेडियस या डायमीटर से, ठीक है, क्लियर है। मतलब लेंथ और एरिया को कॉमनली फिजिक्स में बोलते हैं डायमेंशंस, कॉमनली फिजिक्स में बोलते हैं बच्चों डायमेंशंस, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चों। सो ये आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर, ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सिंपल क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, लेंथ को डबल किए करेंगे, रेजिस्टेंस डबल, लेंथ को हाफ करेंगे, रेजिस्टेंस हाफ, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बच्चा लोग लेंथ को कुछ भी करो, रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। बच्चों ये छोटा कंसेप्ट है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो 20 सेकेंड फिर से वेट करेंगे, थोड़ा पानी पी लो। मारा पिया घर आया, ओ राम जी मारा पिया घर आया। हाँ जी, तो देख रहे हैं आप लोग, बोर तो नहीं हो गए? अब बोर हो गए तो क्या नाचूं? हाँ जी, पढ़ाई कर रहे हैं अपन, मुंह में थोड़ी देख रहे हैं कि बोर हो गए। अब थोड़ा बहुत तो बोर हो गए ना, क्यों? ठीक है, हाँ जी। सो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था, लेंथ को चेंज करेंगे, एरिया को चेंज करेंगे, देन रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन लेंथ और एरिया को तुम कुछ भी करो, क्वेश्चन में कुछ भी बोल दे, लेंथ और एरिया डबल, ट्रिपल, हाफ, कुछ भी, रो रिमेन कांस्टेंट। इस बात को समझिए, रजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रजिस्टिविटी बच्चों कांस्टेंट ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप बात को समझिएगा, छोटी सी बात है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? समझ आ रहा है ये? ठीक, अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, न्यूमेरिकल ट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट समझेंगे। तुम्हें कितना चाहे यार हम, हाँ जी बच्चों समझेंगे, हम पढ़ चुके हैं, वी नो दैट। क्या लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और लेंथ को, एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है? ये नॉर्मल कंडीशन में, ये कंसेप्ट बच्चों इन नॉर्मल सिचुएशन ठीक है, अप्लाई होगा। समझिए इसको, नॉर्मल सिचुएशन में ये अप्लाई होगा, ठीक है? लेकिन मैं क्या बताने जा रहा हूं, समझिए। क्या एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि लेंथ और एरिया को, सॉरी, वायर को स्ट्रेच कर दिया गया, मेटालिक वायर को खींच दिया गया, खींच दिया गया, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होने वाला है, और ये न्यूमेरिकल बहुत टफ माना जाता है बच्चों 10th स्टैंडर्ड में, 10th CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है? तो अपन अब बात करने वाले हैं, ध्यान से नोट करिएगा इसको, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, बात समझ में आ रही है? स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वायर को स्ट्रेच कर दिया गया, वायर को खींच दिया गया, समझेंगे अच्छे से। उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, जब वायर को खींचते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, बट एरिया डिक्रीज होता है। ये फंडा वहां पे अप्लाई होता है, बात को समझेंगे अच्छे से। लेंथ इंक्रीज होता है लेकिन एरिया उसी रेशियो में डिक्रीज होता है वायर में, बात समझ में आ रही है? जैसे विद्या बालन को ऐसे खींचते हैं तो वो दीपिका पादुकोण हो जाएगी, मैं मस्ती कर रहा हूं भाई, इसको अदर वे मत लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? मतलब लेंथ बढ़ गया तो एरिया कम हो गया, बात समझ में आ रही है? ठीक, क्लियर है? अब समझिए क्या होना है,
लेकिन बच्चों हम वॉल्यूम ऑफ द वायर, और ये वॉल्यूम है, रिमेन कांस्टेंट, समझेंगे अच्छे से, वो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वायर कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। क्यों भैया? क्योंकि जिस रेशियो में लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है बच्चों, उसी रेशियो में एरिया डिक्रीज होता है। और वॉल्यूम क्या होता है वायर का? एरिया इंटू लेंथ। हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। जितना लेंथ इंक्रीज होता है उसी रेशियो में एरिया डिक्रीज होता है। इसलिए ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में यदि स्ट्रेचिंग बोलेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होना है बच्चों? कांस्टेंट होना है। वॉल्यूम क्या होना है? कांस्टेंट होना है। ये आप अच्छे से पहले ब्लॉक करिए। और वॉल्यूम को ही हम लिख सकते हैं ए इंटू एल। सो एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट। बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा। दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हालांकि हमको पहले से पता है कि वो एरिया और लेंथ इनवर्सली होते हैं, बट बच्चों एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, ठीक है। ये मैं कौन सी कंडीशन पढ़ा रहा हूं? न्यूमेरिकल कंडीशन। बुक में इसका अच्छे से, बट बच्चों एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। कई बुक्स में ऐसा कर देता है एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को के ले लिया। बच्चों बात वही है, ठीक है, बात वही है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। कई बुक में ऐसा कर देता है के बाई एल। बच्चों एक ही बात है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया और यहां क्या ले लिया? के कांस्टेंट 1 बाई एल, वही बात है। ये आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है। अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हुआ ये? ठीक है, बोलिए। तो बच्चों ये हुआ स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों ये? अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ। सो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर कभी भी बोलेगा तो एरिया और लेंथ इनवर्सली, ठीक है। एरिया ऑफ लेंथ, एरिया और लेंथ क्या होता है? इनवर्सली, विपरीत समानुपाती होते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है? बार बार बोल रहा हूं, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चों रो एल बाई ए, ठीक है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 चाहे तो इसको ले लो, ठीक है, ये कोई सा भी ले लो। बात समझ आ रही है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिए, एरिया और लेंथ इनवर्सली है। सो हम एरिया को क्या ले सकते हैं? 1 बाई एल। पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 पुशिंग इनटू द इक्वेशन 2। ये मेरी इंग्लिश है, सब्स्टिट्यूटेड यार, ठीक है। ये मेरी इंग्लिश है, फनी इंग्लिश। इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज, है ना, अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था। चलिए, सो एरिया और लेंथ क्या होते हैं? इनवर्सली होते हैं। सो पुट करेंगे बच्चों, ठीक है, बिना सर और पैर की लैंग्वेज है इंग्लिश। हाँ बच्चों अब समझिए, यदि हम एरिया के स्थान पे कर देते हैं 1 बाई एल, देन रिलेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, रो एल स्क्वायर। ध्यान से बच्चों समझिए, रो एल स्क्वायर। यहां से बच्चों कंक्लूजन क्या आया? रो तो कांस्टेंट होता है, रजिस्टिविटी मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ये पर लिखाना भूल गया था मैं। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। लेंथ और एरिया पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, पढ़ा चुका हूं।
जो रजिस्टिविटी है बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। ठीक है, तो बच्चों यहां से क्लियर है, ये देखिए कि यदि क्वेश्चन में बोलता है आपको स्ट्रेचिंग, देन ये है कंक्लूजन। बच्चों ये 3 स्टार कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉपी में, नोटबुक में ऐसा स्टार लगा लिया करिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 3 स्टार मीन सुपरस्टार, विराट कोहली, क्लियर है, रणवीर सिंह, सुपर, क्लियर है, 3 स्टार्स। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया। बोलिए यहां से कंक्लूजन क्या आया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट स्क्वायर ऑफ लेंथ। जबकि बच्चों हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब मेरे कहने का ये है, कंफ्यूज मत होइएगा। इन नॉर्मल सिचुएशन जब आपको क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग नहीं बोलेगा तब आप क्या यूज करेंगे, लेकिन यदि स्ट्रेचिंग बोलता है तब आपको ये याद रखना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बोलिए बच्चों, मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ये तो लेंथ, आप यहां से क्या कंक्लूजन आ गया बच्चों, कंक्लूजन आ गया ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस, इसको आपको सिर्फ इससे मतलब है, डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, कंसेप्ट कैसे आया वो 10th में कोई नहीं पूछेगा, ये 12th में है, ठीक है, 10th में आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। सिमिलरली देखिए फिर से, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, एरिया और लेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम लेंथ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया था, एरिया को किया था। आप ध्यान से देख रहे हैं, जितना इंटरेस्ट से आप मूवीज देखते हैं, ठीक है, कियारा आडवाणी को देखते हैं, उतना ही इंटरेस्ट से आपको पढ़ाई को भी देखना पड़ेगा। मैं दीपिका पादुकोण को देखता हूं, अलग बात है, भाभी जी हैं, चलिए आपकी। हाँ जी, तो इस बार क्या करेंगे, लेंथ को करेंगे सब्स्टिट्यूट, लेंथ को, तो क्या हो जाएगा, लेंथ को करेंगे तो 1/a अपॉन a। सो यहां से क्या आ गया बच्चों, r इज इक्वल टू रो बाई a स्क्वायर। रो तो कांस्टेंट होती है, रो तो कांस्टेंट होती है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। रो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। यहां से क्या प्रूफ हुआ, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ वायर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया। बोलिए बच्चा लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, मेरे रणवीर सिंह, मेरे विराट कोहली। अभी बच्चों एक अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का बहुत प्यारा वीडियो आया है 30 सेकंड्स का, एक कोहली चौका मारना, एक कोहली चौका मारना। ये मैं नहीं, अनुष्का शर्मा बोलती है, बड़ा फनी वीडियो, देखिएगा यूट्यूब में, ठीक है, एक कोहली चौका मारना, ठीक है। अब बेचारे वही बोर हो रहे होंगे, लॉकडाउन है, घर में क्या करें, ना एक्टिंग कर सकते, ना स्पोर्ट्स हो रहे हैं, ना क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, तो घर में मस्ती कर रहे हैं, घर में ही खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, अब आपको क्या पढ़ना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब आपको सिर्फ ये पढ़ना है, कंक्लूजन। बच्चों इसी की 3 मेथड्स हैं, इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की 3 मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक मेथड शॉर्ट में और समझा दे रहा हूं, वही मेथड है, हल्का चेंजेस है। इक्वेशन 1, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, और वॉल्यूम क्या होता है वायर का, जब वायर को खींचते हैं, जब वायर को स्ट्रेचिंग करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान रहे, कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एल को V/A, या एरिया क्या लिख सकते हैं, V/L। इक्वेशन 2, दोनों को मैं इक्वेशन 2 ही कर रहा हूं, तो दोनों एक ही जैसे, ठीक है। अब क्या, उसे दीजिए,
पुशिंग इनटू द इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, सब इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटेड इनटू द इक्वेशन 1, ठीक है। सो यहां से क्या होगा, देखिए L को पुट कर दीजिए, तो L के स्थान पे क्या आ जाएगा, V/A। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, ये बच्चों कई बुक्स में दिया होगा, ये वाली मेथड दी है। चांद से है, आगे नहीं बनता, गाना मत सुनो, चलो R इज इक्वल टू रो V/A²। तो बच्चों यहां से वॉल्यूम तो पहले ही कांस्टेंट है, समझो, वॉल्यूम कांस्टेंट है। कितनी बार बोला यार, कितनी बार बोला, मूवीज के डायलॉग कबीर सिंह देखते हो, एक बार में डायलॉग उसको याद हो जाते हो, तो पढ़ाई भी याद करो ना यार। वायर को जब भी खींचते हैं, वायर को जब भी खींचते हैं, वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, और resistivity of the material always remain constant because resistivity depends on nature of material only। अब बच्चे ही जान लोगे क्या, तो रो अभी क्या है, कांस्टेंट। सो यहां से क्या बचा खाली, तो यहां से कंक्लूजन आ गया, resistivity inversely proportional to square of area। हाँ बच्चों, एक छोटी सी बात और, एरिया को हम लिख सकते हैं πr²। सो बच्चों यदि रेडियस बोल दे तो पावर 4 हो जाएगा, पाई तो नंबर है 3.14, तो रेजिस्टेंस और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, r⁴ इनवर्सली, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ रेडियस। बच्चों 1 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, मशीन थोड़ी है अपन, ठीक है, क्लियर हुआ ये। खुद को मुगले आजम हमरा को नहीं समझता है, कितना नचा रहा है रे, क्लियर हुआ। हम अनारकली नहीं हूं, समझ में आया, और ना ही आप मुगले आजम हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब समझिए, थोड़ा सा खुद भी करिए, खुद करने से ज्यादा मजा आता है, खुद से करो, खुद से, हाँ समझो। लेंथ को पुट किया, ठीक है, अब एरिया को पुट करो। जब एरिया को पुट करोगे तो क्या होगा, कहां पुट करना है, कहां करना है, रो L/A में एरिया पुट करो। एरिया क्या पुट करोगे, V/L, तो क्या हो जाएगा, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, लिखते रहो, रो L एरिया किसकी, देखो ना यार, दिखता नहीं है क्या, हाँ, V/L पुट किया, L जाएगा ऊपर, रो L²/V, ये आ गया। हाँ, रो कांस्टेंट, V कांस्टेंट, स्ट्रेच करने पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, नहीं होता, नहीं। अब क्या लिख के घूमो, कब, when the wire is stretched वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो यहां से कंक्लूजन क्या आ गया, ये है कंक्लूजन, ठीक है। तो मैं आपको 2 मेथड से सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हूं, बाय 2 मेथड्स, ठीक है। एक तीसरी मेथड भी है, अब वो यहां नहीं हो पाएगा, वो क्लास में होगा, ठीक है बच्चों, टाइम खराब होता है, क्लियर है। तो लास्ट टॉपिक, लास्ट कंसेप्ट हटा रहा हूं उसको, कंक्लूजन। व्हेन द वायर इज, क्या हुआ, व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड, व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, लेंथ दैट स्क्वायर, लेकिन एरिया इनवर्सली, दोनों में खास बात स्क्वायर है, लेकिन बच्चों रेडियस बोल देगा तो r⁴। अब न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले बन जाएंगे, इनिशियल अपॉन फाइनल, डायरेक्टली है, इनिशियल अपॉन फाइनल, पावर 2 रहेगी, क्या दिक्कत है। हाँ, लेंथ बोलेगा तो, एरिया बोलेगा तो, फाइनल अपॉन इनिशियल, इनवर्सली है यार, इनवर्सली है, इसलिए फाइनल अपॉन इनिशियल, इनिशियल अपॉन फाइनल, फाइनल अपॉन इनिशियल, स्क्वायर रहेगा।
रेडियस बोलेगा तो फाइनल अपॉन इनिशियल पावर फोर्थ। क्लियर है? कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मां कसम बनेगा आपसे, मेरी मां कसम नहीं। जानते हैं स्टूडेंट्स किसकी मां कसम? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो ना, क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, कंक्लूजन, न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं इसका न्यूमेरिकल लूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास बच्चों क्या पढ़ाने वाला हूं, इसके न्यूमेरिकल्स और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस। थैंक यू सो मच।